नमस्कार दोस्तों, यदि आप यूपीएससी या स्टेट की पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। और इस वीडियो के संदर्भ में यदि हम एक प्रश्न बनाने का प्रयास करें तो ये हो सकता है कि यूनेस्को की एक समिति ने ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व की धरोहरों की सूची में रखने की सिफारिश की है। कारणों की समीक्षा करें। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। और जो ये कोरल रीफ्स हैं, ग्रेट बैरियर रीफ या कोरल रीफ्स हैं, इससे संबंधित प्रश्न हर साल प्रीलिम्स या मेंस में तो पूछ लिए जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यूनेस्को की एक समिति ने सिफारिश की है। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इसका आंसर हम किस प्रकार से दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम परिचय दे सकते हैं कि यूनेस्को की एक समिति है, उस समिति का नाम है विश्व धरोहर समिति। विश्व धरोहर समिति ने एक सिफारिश की है कि ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है, इसको विश्व धरोहर की सूची में लेकर के आया जाए। और ये जो विश्व धरोहर समिति बनी है, ये इसको कौन बनाता है, तो यूनेस्को जो है, यूनेस्को संस्था जो संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, वो विश्व धरोहर समिति बनाती है। अगर यूनेस्को का फुल फॉर्म देखें तो होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इंग्लिश में बोले तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस संस्था ने एक समिति गठित की है जिसका नाम है विश्व धरोहर समिति। इस समिति ने सिफारिश की है कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को जो है विश्व धरोहर की सूची में लाया जाए। तो ये तो इसका परिचय हो गया। उसके बाद हम लिख सकते हैं इसका जो कारण है। तो इनके कारण जो है वो निम्नलिखित हैं। तो उसमें पहला लिख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है कि वहाँ का तापमान में वृद्धि हो रही है। वृद्धि के चलते जो है, जैसे तापमान में बहुत ज़्यादा उथल पुथल जब होता है तो कोरल रीफ्स में खतरा मंडराता है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो है यहाँ पे खतरा मंडरा रहा है। दूसरा, जो कोरल रीफ्स हैं उनको बचाने के लिए एक योजना चलाई गई थी संयुक्त राष्ट्र के ही द्वारा, जिसका नाम है रीफ 2050। रीफ 2050 योजना चलाई गई थी, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल होती जा रही है। इसलिए भी ये आवश्यक हो रहा है कि उसको विश्व धरोहर की सूची में लेकर के आया जाए। इसके अलावा जो ग्रेट बैरियर रीफ की मूंगा चट्टानें हैं, उसको बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है जलवायु परिवर्तन, इन सब कारणों की वजह से। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार है, उसने विश्व धरोहर समिति की इस जो रिपोर्ट है उसको, उसकी आलोचना करी है और कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ग्रेट बैरियर रीफ के प्रबंधन के लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए भरसक प्रयास कर रही है, और जैसा इस रिपोर्ट में कहा गया है वैसा कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा सा हम जानें ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के भी जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट पर पाया जाता है। एक पूरी रीफ है, पूरी प्रणाली है जिसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। और ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यहाँ पर समुद्री जैव विविधता बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और ग्रेट बैरियर रीफ को 1981 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। जैसे भारत का जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को भी विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है, वैसे ही 1981 में विश्व विरासत स्थल के रूप में ग्रेट बैरियर रीफ को भी घोषित किया गया था। अगर भारत में देखें जो कोरल रीफ्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो 4 स्थानों पे भारत में पाए जाते हैं कोरल रीफ्स। अभी कोरल रीफ्स क्या है उसको भी हम देख लेंगे। तो भारत में सबसे पहले जो मन्नार की खाड़ी है, यानी कि कह लें बे ऑफ, जो मन्नार है, मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। और दूसरा जो कच्छ की खाड़ी है, वहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। तीसरा जो लक्षद्वीप है वहाँ पर पाया जाता है। और चौथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन 4 स्थान पर भारत में भी प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। अब प्रवाल भित्ति क्या होता है इसको भी देख रहे हैं। प्रवाल भित्ति को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि कोरल रीफ भी बोल देते हैं, प्रवाल भित्तियाँ भी बोल देते हैं, और मूंगे की चट्टानें भी बोल देते हैं। तो कहीं कहीं ये तीनों नाम अलग अलग करके लिखा रहता है, तो उन सब का मतलब एक ही है, प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ या मूंगे की चट्टान। तो इन नामों से इसको जाना जाता है। ये समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है। दरअसल क्या होता है कि एक जंतु होता है जिसका नाम है प्रवाल, यानी कि कोरल्स जिसको हम बोलते हैं। कोरल्स क्या होता है, कोरल्स एक जानवर है जो कि मतलब जंतु है। इसके ऊपर, शरीर के ऊपर जो है कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत चढ़ी रहती है। कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत चढ़ी रहती है। और धीरे धीरे क्या है कि जब मूंगा बड़ा होता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो परत है ये छूट जाती है। और जब छूट जाती है तो ये जा करके धीरे धीरे समुद्र के अंदर डिपॉजिट होते रहते हैं,
डिपॉजिट होते होते एक समय ऐसा आता है कि वो समुद्र तल की ऊंचाई पर आ जाती हैं, तब ऐसा महसूस होने लगता है कि एक द्वीप जैसा बन गया है। यानी ये समुद्र का तल था, यहाँ पे बहुत सारे जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की जो है परत ऐसे परत दर परत चली गई, तो समुद्र तल के ऊपर भी जब ये आ जाती हैं ऐसे, तो ये एक द्वीपीय संरचना बना देती हैं, जिसको कहते हैं कि मूंगे की चट्टानें हैं, वो एक द्वीप के तरीके से काम करता है। तो ये होता है कोरल रीफ। और इसमें ये समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है एक तरीके से, जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होते हैं। जैसे सांप केचुल छोड़ता है, उसी तरीके से कोरल जो है कैल्शियम कार्बोनेट की परत छोड़ते हैं और वो धीरे धीरे निक्षेपित होकर के एक प्रवाल भित्ति बना देता है। कोरल रीफ जो है मुख्य रूप से या कहें प्रायः उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में मिलती हैं। पहली बात तो ये समुद्रों में मिलती हैं और कहीं मिलती नहीं हैं, और दूसरी ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलती हैं या फिर उपोष्णकटिबंधीय। जैसे अगर हम अर्थ ऐसे बनाएं तो ये भूमध्य रेखा है, ये 23.5 डिग्री उत्तर है, 23.5 डिग्री दक्षिण है, तो इसके बीच में या तो पाया जाएगा, या ऊपर हम 7 डिग्री और बढ़ जाएं, 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, इसके बीच में पाया जाएगा। तो मुख्य रूप से 30 डिग्री उत्तर 30 डिग्री दक्षिण के बीच में पाया जाता है। और जो मैंग्रोव वन है वो भी 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच में ही पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन हालांकि ज़्यादा उसकी सघनता भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में है, लेकिन प्रायः ये 30 डिग्री उत्तर 30 डिग्री दक्षिण के बीच में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये जो कोरल रीफ हैं ये भी लगभग उसी स्थिति में ही पाए जाते हैं जहाँ पर ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वन और प्रवाल भित्तियाँ ये एक दूसरे से अंतर संबंधित भी होती हैं। अगर तापमान देखें तो इसके लिए आदर्श तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर तापमान 30 से ज़्यादा हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तब कोरल रीफ्स की चट्टानों को क्षति पहुंचेगी। अगर वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता चला जा रहा है, यानी कि 18, 20, 18, 15, 12 इस तरीके से हो रहा है, तो अत्यधिक ठंड होने के कारण भी उसके जो मूंगक चट्टानें हैं उस पर खतरा मंडरा सकता है। ये शैल भित्तियाँ जो हैं, प्रवाल भित्तियाँ समुद्र तट से थोड़ी दूर हट कर पाई जाती हैं, जिससे इनके बीच में लैगून बन जाता है। लैगून मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ ओडिशा में एक लैगून है जिसको बोलते हैं चिल्का झील। तो इसका मतलब ये होता है कि भूमि जब कट करके समुद्र का पानी थोड़ा सा भूमि के अंदर में आ जाता है और एक झील जैसा बना देता है, उसको बोलते हैं लैगून झील। तो ये प्रवाल भित्तियाँ भी जो हैं वो समुद्र से थोड़ी दूर से हट करके होती हैं, इसलिए प्रायः लैगून जैसा भी क्षेत्र बन जाता है। कोरल जो है ये उथले सागर में पाए जाते हैं। कोरल उथले सागर में पाए जाते हैं और इनके विकास के लिए स्वच्छ और अवसाद रहित जल आवश्यक होता है। अगर पानी गंदा रहेगा तो भी उस पर खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि अवसादों के कारण प्रवालों का मुख बंद हो जाता है और वे मर जाते हैं। तो प्रवाल का जैसे जैसे मुंह खुला हुआ है, अगर इसमें गंदगी जाएगी उसके मुंह में तो वो मर जाएगा, तो फिर धीरे धीरे कोरल रीफ्स जो है वो ख़त्म होती चली जाएंगी। इसकी सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं कि वो लगाते हैं, मैंग्रोव वन लगाते हैं। जैसे मान लीजिए भारत में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये है द्वीप है, तो यहाँ पे सुंदरवन में, फिर महानदी के, कृष्णा कावेरी के, गोदावरी के डेल्टा प्रदेश में जो है मैंग्रोव वन लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि जब बहुत तेज़ी से चक्रवाती तूफान आते हैं, मान लीजिए यहाँ से चक्रवाती तूफान उत्पन्न हुए हैं, तो चक्रवाती तूफान जो है ये उसकी गति को, यानी लहरों की गति को, ये मूंगा की चट्टानें जो हैं उसको थोड़ी सी कम कर देती हैं। तो ये जो मैंग्रोव वन है इसकी सुरक्षा होती है मूंगा की चट्टानों की वजह से, क्योंकि वो उनकी गति को कम कर देती है, तो मैंग्रोव वन कम नष्ट होते हैं। और मैंग्रोव वन क्या काम करती है कि जो अवसाद युक्त या तलछट युक्त पानी जो है, गंदा पानी, वो जब समुद्र में मिलने जाता है, तो उससे पहले यदि मैंग्रोव वन लगे हुए हैं तो क्या करेगा कि मिट्टी को और अवसाद युक्त जो पदार्थ हैं उसको अलग कर देता है। तो समुद्र में केवल साफ पानी को ही छोड़ता है, जिससे साफ पानी की वजह से ये जीवित रह जाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित कैसे हुए कि मैंग्रोव वन जो है साफ पानी समुद्र में डालने की अनुमति देता है, इस कारण से कोरल रीफ बचे रहते हैं। और कोरल रीफ जो है
लहरों की गति को धीमे कर देता है, इस कारण से मैंग्रोव वन बचे रहते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं। प्रवाल या कोरल्स जो हैं वो फोटोसिंथेटिक शैवाल के साथ पारस्परिक रूप से साथ में रहते हैं। जैसे एक तरफ है कोरल, कोरल एक मूंगा है, एक जंतु है, इसके लिए चाहिए भोजन। इसका भोजन जो है एक पदार्थ एक शैवाल होता है, फोटोसिंथेटिक शैवाल, जिसका नाम है ज़ूज़ैनथेला। ज़ूज़ैनथेला ये शैवाल है, यानी कि कह लें कि उसका भोजन है। ज़ूज़ैनथेला जो है भोजन है। तो ये कोरल्स जो हैं इस भोजन को ग्रहण करते हैं, जिससे इनकी वृद्धि होती है। और ये जो ज़ूज़ैनथेला हैं ये भी कहीं ना कहीं रहेंगे, तो ये प्रवालों पर ही रहते हैं, यानी कि प्रवाल जो है ज़ूज़ैनथेला को आवास प्रदान करते हैं, जबकि ज़ूज़ैनथेला कोरल्स को भोजन प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के अस्तित्व के लिए ज़रूरी होते हैं। यदि ज़ूज़ैनथेला को समाप्त कर देंगे तो कोरल रीफ समाप्त हो जाएगा, यदि कोरल रीफ्स को समाप्त कर देंगे तो ज़ूज़ैनथेला समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम मैंग्रोव वन को समाप्त करते चले जाएंगे तो गंदे पानी अगर आएंगे इसमें तो कोरल रीफ समाप्त हो जाएंगे। यदि कोरल रीफ समाप्त हो जाएंगे तो लहरों की गति बहुत तेज़ी होगी, जिसके कारण से वनों का विनष्टीकरण तेज़ी से हो सकता है। तो इसलिए कोरल रीफ्स, ज़ूज़ैनथेला और मैंग्रोव वन ये तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे के अस्तित्व को बचाए रखने में सहयोग वाली भूमिका निभाते हैं। फिर देखें, कोरल्स या प्रवाल भित्तियों के लिए एक मजबूत कैल्शियम कार्बोनेट संरचना बनाते हैं। कोरल्स जो होते हैं ये जंतु, ये प्रवाल भित्तियों के लिए एक मजबूत कैल्शियम कार्बोनेट की संरचना बनाते हैं, जिससे वो एक द्वीपीय संरचना जैसा बन जाता है। इसके अलावा ये कोरल्स जो हैं वो ज़ूज़ैनथेला के लिए एक सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि उनको आवास यानी रहने के लिए घर देते हैं। ये पौधे जो हैं इन्हीं कोरल्स के ऊपर ही अपना घर बना लेते हैं, यानी इसी के ऊपर जमते हैं ये। जबकि इसके बदले में ज़ूज़ैनथेला जो है वो मूंगा को पोषक तत्व प्रदान करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, जिससे ये जीवित रह सकते हैं। तो जिसको बोलते हैं जैसे लाइकेन होता है, इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। एक कह लें कि पौधा होता है लाइकेन। लाइकेन उसी स्थान पर उगता है जहाँ पर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण बिल्कुल भी ना हो, एकदम साफ सुथरे स्थान पर लाइकेन होता है। तो लाइकेन कहीं कहने की पर्वत पर उगाया, जैसे पर्वत है तो इसी पे ही कहीं ना कहीं उगाया, पेड़ के छालों पर उगाया, तो जहाँ पे एकदम साफ़ सुथरी जलवायु रहती है वहाँ पर लाइकेन हो जाता है। तो लाइकेन के लिए चाहिए साफ़ सुथरे जलवायु। और लाइकेन जहाँ पे रहते हैं उसके लिए भी एक प्राकृतिक आवास चाहिए। तो प्राकृतिक आवास पर ये लाइकेन रहते हैं, और लाइकेन जो है किसी दूसरे को पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। इस तरीके से लाइकेन अपनी जो अस्तित्व है उसको बचाए रखता है। उसी प्रकार से कोरल रीफ्स हैं, ये अपने अस्तित्व को एक दूसरे से बचाए रखते हैं। जैसे कोरल्स हैं तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए ज़ूज़ैनथेला पे कह लें कि निर्भर हैं। इस तरीके का जो रिलेशनशिप होता है इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। थोड़ा सा हम यूनेस्को के बारे में जान लें। यूनेस्को का पूरा नाम हमने बताया कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो ये था इस वीडियो का एनालिसिस, और चूँकि ये विषय जो है चर्चा में है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो ये संभावना है कि ये प्रश्न 2021, 22, 23, 24, 25 के एग्ज़ाम में जो है पूछ लिए जाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।